हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज योर वेरी ओन पेन फिजिशियन एंड बायोलॉजी गुरु डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल वंस अगेन। तो बच्चों, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सेकंड लेक्चर आज हम स्टार्ट करेंगे। कौन कौन से चैप्टर ऑलरेडी बायो में कंप्लीट हम कर चुके हैं बच्चों? लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट हो चुका है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट करा था। एक लेक्चर इसका हम देख चुके हैं जिसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने देखा था कि भाई किन बेसिस पे क्लासिफिकेशन की जाती है, कौन से फैक्टर्स हमें कंसिडर करने होते हैं, क्लासिफिकेशन की शुरुआत कैसे हुई, जो अर्लीस्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट था जो एरिस्टोटल ने अटेम्प्ट किया था वो किस तरीके से किया था, और कैसे फिर धीरे धीरे एक नीड फील हुई कि हमें क्लासिफिकेशन के प्रोसेस को इम्प्रूव करना है। और फिर हमने देखा कि जो मोस्ट, हम कह सकते हैं एक तरीके से कि जो मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन सिस्टम है आज की तारीख में, वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, जिसमें 5 किंगडम्स बच्चों हम पढ़ते हैं। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। तो यहां तक हमने देख लिया था विटेकर ने किन बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन करी 5 किंगडम्स में, वो भी हमने देख लिया था बच्चों। अब आज के लेक्चर में हम आगे देखेंगे एक एक करके सारी किंगडम्स जो हमें देखनी है बच्चों, उनको हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली किंगडम जो हमें देखनी है दैट इज किंगडम मोनेरा। सबसे पहले किंगडम मोनेरा के बारे में बात करेंगे। जस्ट अ मिनट। चलो भाई, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं, किस तरह से क्लासिफिकेशन की शुरुआत हुई थी, अर्लियर क्लासिफिकेशंस कौन कौन सी थी, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम्स जो विटैकर ने बताए थे बच्चों, विटैकर ने जो क्लासिफिकेशन करी थी। फिर मैंने आपको एक 3 डोमेन सिस्टम भी बताया था जिसके बारे में एनसीईआरटी ने बात तो करी है लेकिन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी ने बात करी तो वहां से क्वेश्चन बन सकता है, तो उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में समझा दिया था बच्चों। वो सारे हैंड रिटन नोट्स आपको मिले में, आपने नोट कर लिए होंगे सारी चीजें। अब बच्चों, आज जो हमें स्टार्ट करना है दैट इज किंगडम मोनेरा। ठीक है, ये हम लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि किंगडम मोनेरा में सारे के सारे प्रोकैरियोट्स आते हैं बच्चों, और फिर बाकी की जो 4 किंगडम्स हैं उनमें हम इंक्लूड करते हैं सारे के सारे यूकैरियोट्स को। उनमें भी जो सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स हैं वो मेनली किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर इंक्लूड होते हैं। एक आध सिंगल हम कह सकते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आपको फंजाई में मिल जाएंगे। बाकी फिर यदि हम बात करें बच्चों किंगडम एनिमेलिया की, किंगडम प्लांटी की, तो ये सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के किंगडम है चारों। किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको हमने एक किंगडम के अंदर भर दिया है, दैट इज किंगडम मोनेरा। तो आप कह सकते हो किंगडम मोनेरा एक्सक्लूसिवली ओनली किसकी किंगडम है? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की है। और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए इन जनरल हम एक वर्ड यूज कर लेते हैं, ज्यादातर जगह पर ये वर्ड यूज किया जाता है, बैक्टीरिया। अब जैसे कि इनके अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी भी आती है लेकिन उनको भी हम नाम देते हैं बच्चों साइनोबैक्टीरिया। हाँ, एक माइक्रोप्लाज्मा आप ऐसा कह सकते हो जिसके लिए यूजुअली बैक्टीरिया वर्ड यूज नहीं किया जाता है। बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इन जनरल हम कह सकते हैं कि किंगडम मोनेरा इज किंगडम ऑफ बैक्टीरिया। ये हम बोल सकते हैं, ये स्टेटमेंट गलत नहीं माना जाएगा बच्चों। ठीक है, तो किंगडम मोनेरा की शुरुआत करते हैं। 12th क्लास का भी चैप्टर बच्चों हम स्टार्ट कर चुके हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स का एक लेक्चर हो चुका है। तो पैरेलल में आपकी 11th और 12th दोनों चलेगी, ड्रॉपर्स के लिए और 12th क्लास स्टूडेंट्स के लिए। और जो 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जोश या समर्पण बैच ज्वाइन कर रखा है बच्चों हमारे सोचिंग ऐप पे, उनके लिए 11th के लेक्चर्स और उनका कंटेंट ऐप पे प्रोवाइड किया जा रहा है, सारे लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स एंड जो कंटेंट है। और जो जुनून बैच और संपूर्ण बैच के स्टूडेंट्स यानी कि 12th और ड्रॉपर्स, उनको पूरा कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, 11th के लाइव लेक्चर्स एज वेल एज 12th के लाइव लेक्चर्स एज वेल एज द स्टडी कंटेंट, प्रैक्टिस कंटेंट, सारी चीजें बच्चों, नोट्स एज वेल एज एवरीथिंग। ठीक है, कोई भी डाउट हो पूछते हुए चलना बच्चों। तो किंगडम मोनेरा बैक्टीरिया, जैसा भी मैंने बोला, दे आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में कौन इंक्लूड होते हैं बच्चों? बैक्टीरिया इंक्लूड होते हैं। दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको हम नेकेड आई से डायरेक्टली विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते बच्चों, दे आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मतलब इतने छोटे होते हैं कि उनको देखने के लिए हमें मैग्निफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके लिए हम किसका यूज करते हैं बच्चों? माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। तो उनको हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? मैक्रो ऑर्गेनिज्म। जिन चीजों को हम आंखों से डायरेक्टली देख सकते हैं बच्चों, नेकेड आई से देख सकते हैं, दे आर नोन एज मैक्रोस्कोपिक थिंग्स और मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स और ऑर्गेनिजम्स। यदि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हम बात कर रहे हैं तो नाउ बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। और बच्चों इस स्टेटमेंट के लिए एक वर्ड एनसीईआरटी कई दूसरी जगह पर यूज करती है और कई बार क्वेश्चंस में वो वर्ड यूज किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए
कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन हम कह सकते हैं कि जो बैक्टीरिया है दीज आर कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है ऐसी चीज जो सब जगह मिलती हो बच्चों, जैसे भगवान कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर है, हम कहते हैं ना भगवान हर जगह है, सब जगह है, उसी तरह से बच्चों क्योंकि बैक्टीरिया उन जगह पर भी मिल जाते हैं जहां पर दूसरी लाइफ नहीं मिलती या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इनको हम कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर कहते हैं, है ना। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया are present in a handful of soil. They also live in extreme habitats such as hot springs, deserts, snow, deep oceans. तो इतने हार्श हैबिटेट्स, पोलर रीजन्स की हम बात करें बच्चों, बिल्कुल डीप इनसाइड द ओशंस हम बात करें, हॉट वाटर स्प्रिंग्स की हम बात करें बच्चों, थर्मल स्प्रिंग्स की हम बात करें, ये कुछ ऐसी जगह है जहां पर आपको दूसरी लाइफ मिलना आसान नहीं होता, दूसरी लाइफ के लिए या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए सर्वाइव करना आसान नहीं होता, लेकिन ये वहां पर भी सर्वाइव कर जाते हैं बच्चों। जब अपन ने लास्ट लेक्चर में 3 डोमेन सिस्टम पढ़ा था तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि कार्ल लुईस ने 3 डोमेन बताए थे, है ना। उन्होंने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स उनको 3 डोमेन में डिवाइड कर दिया था। एक तो यूकेरिया जिसमें सारे यूकेरियोटिक आ गए, और 4 किंगडम जो हम पढ़ते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया आ गया बच्चों। जो प्रोकैरियोट्स थे उन्होंने उनको 2 डोमेन में डिवाइड किया था, आर्की एंड यू बैक्टीरिया हम कह सकते हैं, बैक्टीरिया सिंपली हम कह सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो जो आर्की थे उनमें प्रिमिटिव बैक्टीरिया थे और बैक्टीरिया में रिमेनिंग बैक्टीरिया थे बच्चों। तो जो आर्की बैक्टीरिया हैं जिनके बारे में अभी हम किंगडम मोनेरा में भी पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में तो किंगडम मोनेरा में ही वो आ रहे हैं बच्चों। तो उनमें वो जो आर्की बैक्टीरिया जिनको हम प्रिमिटिव बैक्टीरिया भी कहते हैं बच्चों, उनका जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। क्या डिफरेंस होता है बाकी के बैक्टीरिया से उनके सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में बताऊंगा मैं आपको। एनसीईआरटी ने बात छेड़ रखी है, कंप्लीट नहीं कर रखी, हम कंप्लीट करेंगे, एडिशनल पॉइंट साथ में लेकर आया हूं बच्चों में, एनसीईआरटी के बियॉन्ड पॉइंट्स जो आपको जरूरी हैं, तो उसकी वजह से वो हार्श हैबिटेट्स में भी मिल सकते हैं। वो एज लो एज 2 पीएच पर भी सर्वाइव कर सकते हैं, 1 पीएच पे सर्वाइव कर सकते हैं बच्चों, हाईली एसिडिक पीएच पे 100 डिग्री सेल्सियस पर भी सर्वाइव कर सकते हैं बच्चों, हाईली सलाइन एनवायरनमेंट में जहां पर नमक की क्वांटिटी बहुत ज्यादा वहां पर भी सर्वाइव कर सकते हैं। ये कुछ फीचर्स आर्की बैक्टीरिया में होते हैं बच्चों, इसीलिए हमने क्या बोला, जो बैक्टीरिया दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर, ठीक है। वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव, तो ये ऐसे हार्श हैबिटेट्स होते हैं जहां पर दूसरे लाइफ फॉर्म्स इजीली सर्वाइव नहीं करते। मेनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स एज पैरासाइट्स। और काफी हमें पता है बच्चों, ये तो आप लोग जानते हैं, बचपन से ही सारी चीजें देखने और समझने लग जाते हैं, क्योंकि बीमार तो सब पड़ते हैं, बचपन में ज्यादा पड़ते हैं, है ना। और हम कहते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, तो इसका मतलब क्या है, बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे लिए और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए नुकसानदायक भी होते हैं। या तो उनकी बॉडी के अंदर रहते हुए उनको नुकसान पहुंचाते हैं, यदि बॉडी के अंदर रहते तो एंडोपैरासाइट कहलाएंगे, या बॉडी के सरफेस पे रहकर भी कर सकते हैं, एक्टोपैरासाइट्स कहलाएंगे, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप। शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन है बच्चों, और यहां से क्वेश्चन बनता है, आपको पता होना चाहिए। डायग्राम भी ये एनसीईआरटी का है। तो बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप। शेप के बेसिस पे 4 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं बच्चों। स्फेरिकल बैक्टीरिया जो गोल होते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं उनको हम, कोकस इज सिंगुलर, कोकाई इज प्लूरल, दोनों टर्म्स हमें पता होने चाहिए। ये वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया की कैटेगरी में आते हैं। मतलब यदि मान लो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है और ऐसे किसी बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हुआ है जिसका शेप स्फेरिकल होता है, कोकाई है, तो वहां पर जो हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं उनका जो एक्शन होगा उसके अगेंस्ट ये जो रेजिस्टेंस शो करेगा इन कंपैरिजन टू अदर बैक्टीरिया रिलेटिवली ज्यादा शो करते हैं बच्चों ये। और जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया हैं वो भी इस कैटेगरी, मतलब जो रिलेटिवली जो बाकी के 3 हैं उनसे रिलेटिवली छोटे होते हैं। स्मॉलेस्ट यदि हम बात करेंगे बच्चों, यदि यहाँ पर किंगडम मोनेरिया, वैसे भी स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म की तो आगे बात करेंगे हम माइकोप्लाज्मा की, वो आगे आ जाएगी, लेकिन इन चारों में हम बात करें तो सबसे छोटे होते हैं। फिर दूसरा शेप के बेसिस पे बेसिलस, यदि रोड शेप्ड हैं बच्चों, कैसे हैं, रोड शेप्ड बैक्टीरिया हैं, लंबे लंबे बैक्टीरिया हैं रोड की तरह, डंडे की तरह, तो फिर वो क्या कहलाएंगे, बेसिलस। बेसिलस इज सिंगुलर, बेसिलाई इज प्लूरल। कोमा शेप्ड विब्रियम, है ना, यदि कोमा शेप का है बच्चों यदि बैक्टीरिया, यहां पर आप देख सकते हो विब्रियो कोलेरी, कोलेरा डिजीज किससे होता है बच्चों, विब्रियो कोलेरी से होता है, याद रखना है, क्वेश्चन आता है, पॉजिटिव एजेंट ऑफ कोलेरा, है ना। हमारी जो जीआईटी है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम का इंफेक्शन होता है, लूज मोशंस, डायरिया,
वॉमिटिंग, ये सारी चीजें कोलेरा के अंदर डिहाइड्रेशन होता है बच्चों। किसकी वजह से हो रहा है, कौन से बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, विब्रियो कोलेरी की वजह से होता है। तो जो कोमा शेप के बैक्टीरिया होते हैं उनको हम विब्रियो कहते हैं बच्चों। एंड फाइनली स्पाइरल, है ना, वेवी फॉर्म जो होता है ना बच्चों, दैट इज स्पाइरल फॉर्म। तो स्पाइरल बैक्टीरिया स्पाइरिलम, प्लूरल स्पाइरिला कहलाएंगे। तो ये आपके स्पाइरिलम बैक्टीरिया हो। आया नहीं आया बात समझ में, क्लियर है बच्चों? आई थिंक यहां तक किसी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। नाउ दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। अब ऐसा क्यों बोला है भाई? जब हम सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पर हम डिफरेंस पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के अंदर, और हम ये बोलते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर है वो प्रिमिटिव है, सिंपल है इन कंपैरिजन टू यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर में डिवीजन ऑफ लेबर नहीं मिलता है, सेल ऑर्गेनेल्स नहीं मिलेगी आपको, है ना। जबकि यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर के अंदर हम देखते हैं कि काम बटा हुआ है, डिवीजन ऑफ लेबर है वहां पर डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स के बीच में। तो ऐसा स्ट्रक्चर वाइज हम देखें तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है बच्चों, बैक्टीरियल स्ट्रक्चर है, वो सिंपल माना जाता है। लेकिन बिहेवियर वाइज तो हम क्या है, एक तरह से माना जाता है हमसे कॉम्प्लेक्स है। क्यों बोला मैंने ऐसा? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या बात करी कि ये उस एनवायरनमेंट में भी मिल जाएंगे जहां पर हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो सिंपल स्ट्रक्चर है, तो सिंपल स्ट्रक्चर से तो क्या होना चाहिए था दिमाग में, पहली चीज क्या है, यदि मैं आपसे बोलूं कि भाई हमारी सेल्स का स्ट्रक्चर ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ज्यादा एडवांस्ड इन कंपेरिजन टू बैक्टीरिया, तो सर्वाइवेबिलिटी की जब बात आएगी कि भाई हार्श एनवायरनमेंट में कौन ज्यादा अच्छे से सर्वाइव कर सकता है, तो फिर लॉजिकली आंसर क्या होना चाहिए कि हायर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि हम जिनका ज्यादा कॉम्प्लेक्स सेल स्ट्रक्चर वो सर्वाइव करने चाहिए। लेकिन ये ज्यादा अच्छे से सर्वाइव करते हैं। रिप्रोडक्टिव रेट थोड़ी सी देर में बिलियंस में नंबर पहुंच जाता है इनका, कुछ मिनटों में, है ना। हमारी रिप्रोडक्टिव रेट सबको पता है ना। इंडिया आगे है, चाइना भी आगे है ना, तो हम तो थोड़ा सा आगे हैं। लेकिन वैसे ऐसा यदि हम टाइम फ्रेम की बात करें, यहाँ की एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन प्रोड्यूस होने में, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होने में कितना टाइम लगता है, वहां पर भी ये हमसे आगे हैं बच्चों काफी ज्यादा। तो बिहेवियर कॉम्प्लेक्स शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस लाइन का ये मीनिंग है और ये लाइन पूछी जा सकती है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस में। हमारा काम क्या है, एनसीईआरटी की हर एक लाइन को डिकोड करना है, समझना है और फिर उसको याद भी रखना है बच्चों। तो आई थिंक यहां तक किसी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा, चीजें समझ में आ गई होगी। नाउ compared to many other organisms, bacteria as a group show the most extensive metabolic diversity। जैसा मैंने अभी आपको बताया, आपको बहुत वेरिएबिलिटी मिलेगी इनकी फंक्शनिंग में। some of the bacteria are autotrophic, that is they synthesize their own food from inorganic substrates। they may be photosynthetic autotrophic और chemosynthetic autotrophic। अगेन इस पॉइंट पर हम लास्ट लेक्चर में, यानी कि इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में भी बात कर चुके हैं। मैंने वहां पर आपको कीमो ऑटोट्रॉफ और फोटो ऑटोट्रॉफ के बीच में डिफरेंस बताया था। तो यहाँ पर एनसीईआरटी क्या बोल रही है कि ये जो बैक्टीरिया हैं बच्चों, क्या क्या हो सकते हैं। न्यूट्रिशन की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम में, कि बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं, हेटेरोट्रॉफ भी हो सकते हैं। मेजोरिटी हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। लेकिन यदि हम ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की बात करें बच्चों, तो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में भी दो मोड ऑफ हम कह सकते हैं कि फूड सिंथेसाइजिंग तरीका मिलता है या सिंथेटिक रिएक्शंस मिलते हैं। जो ऑटोट्रॉफिक रिएक्शन मिलता है, लाइट की मदद से बना अपना खाना बना रहे हैं यदि, तो वो फोटो ऑटोट्रॉफिक या फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स कहलाएंगे। और केमिकल रिएक्शंस की मदद से मिलने वाली एनर्जी से अपना खाना बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स कहलाएंगे। अब इसको एक बार वापस समझा रहा हूं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप लोग नहीं समझ पाते हैं। वैसे इसके रिगार्डिंग, है ना, मैंने कीमो ऑटोट्रॉफ्स, कीमो हेटेरोट्रॉफ्स, ये जो कुछ मिलते जुलते वर्ड्स और बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं बच्चों, इनके रिगार्डिंग कंपैरेटिव डिफरेंशिएट करने वाला वीडियो भी डाल रखा है। कीमो ऑटोट्रॉफ, कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स और कीमो हेटेरोट्रॉफ्स में जो डिफरेंस होता है उस पर आपको वीडियो मिल जाएगा बच्चों। काफी बच्चों को पसंद भी आता है वो वीडियो, काफी बच्चे उससे हेल्प भी ले रहे हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं उस वीडियो को। तो आप भी एक बार उस वीडियो को जरूर देख लेना, ठीक है। तो एक बार यहाँ पर मैं डिफरेंस बता रहा हूँ। पहले मैं बात करूंगा बच्चों कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स की। इनमें जो रिएक्शन होता है वो क्या रिएक्शन होता है बच्चों, 6CO2 प्लस 12H2S, है ना। यहां पर ये वाटर को यूज नहीं करते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, या हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करते हैं बच्चों, ठीक है। अब इससे क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा C6H12O6 प्लस क्या बनेगा बच्चों, पानी बनता है 6 मॉलिक्यूल प्लस सल्फर, है ना। ये पूरा रिएक्शन होता है किसके अंदर, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स का रिएक्शन है बच्चों। किसका, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स का रिएक्शन, ठीक है। अब
कीमोसिंथेटिक रिएक्शन, भाई सिंथेटिक रिएक्शन तो है, ऑटोट्रॉफिक रिएक्शन है क्योंकि खाना बन रहा है, इसी के ऑक्सीडेशन से अल्टीमेटली एटीपी निकलेगी फिर बाद में, फिर इसी के ऑक्सीडेशन से क्या निकलेगी बच्चों, एटीपी निकलेगी। अब मैंने इसको कीमोसिंथेटिक क्यों कहा है, इस रिएक्शन को चलाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, इसके लिए भी एनर्जी चाहिए। यदि हमें एटीपी बनानी है तो पहले तो भी ये रिएक्शन हो, ग्लूकोज बने, और ग्लूकोज बनाने के लिए भी एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी ये कहां से डिराइव करते हैं, केमिकल रिएक्शंस से डिराइव करते हैं। कौन से केमिकल रिएक्शन से डिराइव करते हैं बच्चों, ये क्या करते हैं, कुछ कंपाउंड्स जैसे नाइट्रेट्स, अभी आगे आएगा, एनसीईआरटी ने भी लिख रखा है, नाइट्राइट्स, अमोनिया, इन सबका रेडॉक्स रिएक्शन ये करवाते हैं। इनके रेडॉक्स रिएक्शन से जो एनर्जी निकलेगी उसको ये ट्रैप करते हैं, उस एनर्जी की मदद से ये रिएक्शन करते हैं, इस रिएक्शन से ग्लूकोज बनाते हैं और फिर उसके रेस्पिरेशन से एटीपी प्रोड्यूस करते हैं खुद की जिंदगी को चलाने के लिए। तो क्योंकि यहां पर ऑटोट्रॉफिक रिएक्शन का मतलब होता है खाना बनाने वाला रिएक्शन, खुद के लिए खाना बनाने वाला रिएक्शन, क्योंकि यहां पर ऑटोट्रॉफिक रिएक्शन केमिकल एनर्जी की मदद से हो रहा है बच्चों, दैट इज व्हाई इस टाइप के बैक्टीरिया कहलाते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। आगे बात समझ में है ना। एग्जाम्पल होते हैं बच्चों आयरन एंड सल्फर बैक्टीरिया, इनका एग्जाम्पल इवोल्यूशन में पढ़ाऊंगा ये चीज मैं आपको, आयरन एंड सल्फर बैक्टीरिया। आगे बात यहां तक समझ में, ये तो होगी कीमो ऑटोट्रॉफ्स से कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स की बात। अब हम बात करेंगे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स की। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स में बच्चों दो तरह का रिएक्शन हो सकता है। कुछ फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें क्या रिएक्शन होता है, 6CO2 प्लस 12H2S, यही वाला, इसी को ले लेते हैं अपन, है ना, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, सेम रिएक्शन होगा कुछ फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के अंदर, लेकिन बस फर्क इतना सा होगा, उनके पास ऐसे पिगमेंट हैं जिनकी मदद से वो लाइट एनर्जी को ट्रैप कर सकते हैं, तो फिर उनको फिर केमिकल एनर्जी की जरूरत नहीं है रिएक्शन चलाने के लिए, है ना। तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स में यदि हम बात करें, फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की यदि मैं बात करूं बच्चों, तो इनमें जो एग्जाम्पल हैं वो एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, ग्रीन एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। और ये जो ग्रीन एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया ये इन्हीं से इवॉल्व हुए हैं। पहले ये कीमो ऑटोट्रॉफ थे, बाद में इनके पास कुछ पिगमेंट्स आ गए ग्रीन और पर्पल कलर के जो लाइट एनर्जी को ट्रैप कर सकते हैं, जिसके कारण से कीमोसिंथेटिक से क्या बन गए, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया बन गए बच्चों। आई नहीं आई बात समझ में। लेकिन क्योंकि इनके अंदर ये रिएक्शन चल रहा है तो ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होगी, जो जनरली हम फोटोसिंथेटिक रिएक्शन के साथ एसोसिएट करते हैं कि भाई हम बोलते हैं ना प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है तो ऑक्सीजन निकलती है, तो और इनमें इवोल्यूशन हुआ, ये वाले बैक्टीरिया और डेवलप हुए, किसमें कन्वर्ट हुए बच्चों, ये किसमें इवॉल्व हुए, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, जो अगेन किंगडम मोनेरा का ही मेंबर है बच्चों। उनके अंदर फिर ये कैपेसिटी आ गई कि वो हाइड्रोजन सल्फाइड की जगह क्या यूज कर सकते थे, पानी। पिगमेंट्स भी हैं किसको ट्रैप करने के लिए, लाइट एनर्जी को ट्रैप करने के लिए। क्या बनेगा, ग्लूकोज प्लस पानी 6 मॉलिक्यूल प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के अब यहां पर बन रहे हैं बच्चों, है ना। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो हैं वो दो टाइप के हो गए, एक में ऑक्सीजन नहीं निकल रही वो कहलाएंगे एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया या फोटोट्रॉफ्स। और ऐसे बैक्टीरिया, वो तो एग्जांपल हो गया एनऑक्सीजेनिक का, ग्रीन एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। और ऐसे बैक्टीरिया जिनमें ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है बच्चों, ऐसे बैक्टीरिया जिनमें ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है बच्चों, वो क्या कहलाएंगे, ऑक्सीजेनिक फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, जिसका एग्जांपल क्या है, जिसका एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। पढ़ेंगे अभी आगे इसके बारे में। यहां तक आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर, कोई भी डाउट हो प्लीज बता देना, है ना। किसी भी तरह का डाउट बच्चों दिमाग में नहीं रखना होता है, डाउट्स लेकर चलोगे तो चीजें याद नहीं रहेगी। चलो यहां तक आ गया समझ में, क्लियर है ना। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉफ्स, तो मैंने अभी बोला ही था दोनों तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको किंगडम मोनेरा में यानी कि बैक्टीरिया में मिलेंगे, ऑटोट्रॉफिक दोनों बता दिए, कीमो एज वेल एज फोटोट्रॉफिक मोड, और हेटेरोट्रॉफ्स बाहर से अपना खाना ले रहे हैं, ठीक है। दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर
फूड जनरली डिकम्पोजर्स होते हैं, तो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ज्यादा फीड करते हैं एज हेटेरोट्रॉप्स, हम सेप्रोट्रॉप्स भी कह सकते हैं उस केस में इनको, ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं। अब जो एक एडिशनल पॉइंट, अब इनका जो आगे और अपन टाइप्स पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा में किन किन को इंक्लूड करते हैं, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, फिर साइनोबैक्टीरिया, उसमें हम पढ़ते हैं, लास्ट में माइकोप्लाज्मा की हम बात करेंगे। उसके पहले बच्चों एक पॉइंट जो एनसीईआरटी ने इंक्लूड नहीं करा है लेकिन वहां से क्वेश्चन आ जाता है, वो भी देख लेते हैं, और वो क्या है बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया या टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला, कि फ्लैजिला कितने हैं, कौन से एंड पर प्रेजेंट है, दोनों एंड पे हैं या नहीं है, है ना, उस बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया है वो अपने को पता होना चाहिए। यदि फ्लैजिला है ही नहीं, है ना, यदि फ्लैजिला है ही नहीं, फ्लैजिला इज एब्सेंट, तो उस केस में बच्चों फिर इनको हम क्या बोलते हैं, यदि फ्लैजिला एब्सेंट है, फ्लैजिला एब्सेंट है बच्चों, है ना, फ्लैजिला एब्सेंट है, तो उस केस में हम इनको क्या बोलते हैं, अट्राइकस। एक वर्ड तो ये याद रख लो, क्या बोलेंगे, अट्राइकस, फ्लैजिला एब्सेंट। अब फ्लैजिला यदि है ना, आपको मोनेरा में बैक्टीरिया में फ्लैजिला मिल सकते हैं, यदि फ्लैजिला है, जरूरी नहीं है सब में मिला, अभी मैंने बोल ही दिया, जिनमें नहीं उनको अट्राइकस बोलेंगे, यदि है तो अब उनको नंबर और किस एंड पर, पूरे बॉडी पे है, एक एंड पे है, दो एंड पे है, बंच में है, सिंगल है, उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। यदि बैक्टीरिया के एक एंड पर एक सिंगल फ्लैजिला है बच्चों, क्या कहलाएगा, मोनोट्राइकस। अभी एग्जांपल देखा था हमने विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी के एक एंड पे जो पतला वाला एंड होता है, टेपरिंग एंड होता है, कोनिकल तीखा वाला एंड, उधर एक फ्लैजिला आपको मिलेगा बच्चों, है ना। अब दूसरा, यदि एक एंड पर आपको बंच ऑफ फ्लैजिला मिल रहा है, एक से ज्यादा, एक एंड पर एक मोनोट्राइकस विब्रियो कोलेरी, एक एंड पर एक से ज्यादा बंच लोफोट्राइकस, लोफा का मतलब भी बंच होता है, बार्टोनेला बेसिलिफॉर्मिस, आप सिर्फ बार्टोनेला याद रख लो, है ना, इसका एग्जांपल बार्टोनेला आ सकता है। फिर यदि दोनों एंड पर, अब सुनना ध्यान से, एम्फीट्राइकस का मतलब क्या होता है, यदि दोनों एंड पर चाहे एक एक फ्लैजिला हो, चाहे दोनों एंड पर बंच ऑफ फ्लैजिला हो, दोनों एंड पर चाहे एक एक फ्लैजिला हो या दोनों एंड पर बंच ऑफ फ्लैजिला हो, तो फिर एम्फीट्राइकस, एग्जांपल स्पाइरिलम याद रख सकते हो आप, क्लियर है। लास्ट, पूरी बॉडी पर फ्लैजिला प्रेजेंट है, पूरी सेल के ऊपर फ्लैजिला प्रेजेंट है बच्चों, वो कंडीशन, पेरी का मतलब होता है अराउंड, पेरीमीटर पढ़ते हो ना आप मैथ्स के अंदर, अराउंड, तो पेरी मींस अराउंड, पूरी की पूरी जो बॉडी है दैट इज सराउंडेड बाय फ्लैजिला, तो पेरीट्रैकस में पूरी सेल के ऊपर आपको फ्लैजिला मिलेंगे। एग्जांपल इज ई कोलाई, बहुत कॉमन एग्जांपल है बैक्टीरिया का, ई कोलाई, इश्चरीचिया कोलाई, इसको हम पूरा बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, बट प्रीवियसली नीट में, स्टेट पीएमटीज में, सब जगह इसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं, और आपको इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन, एग्जांपल याद नहीं भी रहे, है ना, क्योंकि अब लेवल बहुत इजी हो गया है बच्चों, मैं साफ कह रहा हूँ, हमारे समय में 50% ऑफ द सिलेबस आउटसाइड एनसीईआरटी आता था, और पता नहीं क्या क्या पढ़ना पड़ता था जिसकी हद नहीं है, और स्टेट पीएमटी भी देनी होती थी हमें, उसमें रेबिट आता था। सेंट्रल में जो अब आपका नीट होता है उसमें तो ह्यूमन फिजियोलॉजी चलती थी, और स्टेट पीएमटी, हम मैं राजस्थान से हूँ, कोटा से हूँ, राजस्थान पीएमटी भी दी थी, 46 रैंक थी मेरी ऑल राजस्थान, तो उसमें हमें रेबिट की फिजियोलॉजी पढ़नी पड़ती थी, पूरा रेबिट का स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ता था। तो आपके लिए तो चीज बहुत आसान हो गई है, पेपर का जो लेवल है वो इतना बेका, मैं साफ कहता हूँ, इतना घटिया कर दिया है जिसकी हद नहीं है, और इसका नुकसान अच्छे बच्चों को हो रहा है, जो लिटरली बहुत कंसेप्चुअली पढ़ने वाले बच्चे थे, हार्ड वर्किंग बच्चे थे, उनकी जगह कई वो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ रटना जानते हैं, क्योंकि अब पेपर का लेवल ऐसा आ रहा है कि एक बार तो वो बच्चा जिसमें रटने की सुपर पावर, वो भी निकल जाएगा, क्योंकि ना तो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ना ही कुछ अच्छे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, सीधे एनसीईआरटी की लाइनें उठ कर आ रही है बच्चों, है ना। लेकिन कोई बात नहीं, हमें तो सिलेक्शन लेना है, तो जैसा फ्लो है, फ्लो के साथ हम भी बह लेंगे, अब जैसा पेपर आ रहा है वैसे तैयारी करेंगे, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आए, तो जो जरूरी चीजें हैं वो ज्यादा हम आउटसाइड एनसीईआरटी नहीं जाएंगे, जहां जहां जरूरी है बच्चों वो चीज मैं आपको नोट्स में इंक्लूड करके दे दूंगा और पढ़ा दूंगा, तो ये अपने को याद रखना है, ये नोट्स में आपको मिल जाएगा बच्चों, है ना, ठीक है। तो यहां तक किसी तरह का कोई डाउट नहीं। अब हम टाइप्स देख सकते हैं कि भाई किंगडम मोनेरा में कौन कौन से मेंबर्स इंक्लूड होते हैं। आर्की बैक्टीरिया जो प्रिमिटिव बैक्टीरिया है बच्चों, इनको सब हम मानते हैं कि बैक्टीरिया में, किंगडम मोनेरा में सबसे पहले कौन इवॉल्व हुए, कौन ओरिजिनेट हुए थे अर्थ के ऊपर, आर्की बैक्टीरिया हुए थे बच्चों। आर्कियोलॉजी हम बोलते हैं ना, पुरातत्व, हम जो साइंस होती है बच्चों, पुरातत्व विज्ञान, आर्कियोलॉजी को हम बोलते हैं,
एंटिक्स के बारे में या हम जो पुरानी सिविलाइजेशन होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं, वहीं से ये आर्की। तो आर्की का मतलब क्या होता है, जो चीज पुरानी है, पुराने बैक्टीरिया, पहले जो बैक्टीरिया आए थे बच्चों, तो प्रिमिटिव बैक्टीरिया होते हैं। दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट सच एज एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज। 3 टाइप मेनली इसमें इंक्लूड होते हैं आर्की बैक्टीरिया में। एक कहलाते हैं हेलोफाइल्स, फाइल वर्ड PHILE या फिलिक PHILLIC। ये जो फाइल वर्ड होता है या फिलिक वर्ड होता है, इसका मतलब होता है अट्रैक्शन, जो चीज हमें अच्छी लगती हो, सुटेबल फॉर अस, है ना। हेलोफाइल्स, हेलो वर्ड रेफर्स टू सोल्ट। हेलोफाइल्स ऐसे बैक्टीरिया जिनको सोल्टी एनवायरनमेंट में रहना अच्छा लगता है। तो ऐसे आपको किसमें मिलेंगे, आर्की बैक्टीरिया के अंदर मिलेंगे। तो आर्की बैक्टीरिया में वो बैक्टीरिया जो एक्सट्रीम सोल्टी एरिया के अंदर मिलते हैं, दे आर कॉल्ड एज हेलोफाइल्स बच्चों। फिर इनमें से कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो हॉट स्प्रिंग्स में मिलते हैं, उनको हम कहते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। थर्मो रेफर्स टू टेम्परेचर, तो बहुत हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर जाते हैं। एसिडो, हाईली एसिडिक पीएच, लो पीएच पे भी सर्वाइव कर जाते हैं, 1 या 2 पीएच पे भी सर्वाइव कर जाते हैं। फाइल वर्ड रेफर्स टू अट्रैक्शन, तो दे हैव अट्रैक्शन फॉर हाई टेम्परेचर एंड लो पीएच, एसिडिक पीएच। वो किस कैटेगरी में आएंगे, थर्मो एसिडोफाइल्स कहलाएंगे। टाइप ऑफ आर्की बैक्टीरिया हॉट स्प्रिंग्स में मिल जाएंगे आपको। फिर कुछ आर्की बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो मार्शी, दलदली एरिया में, स्वैम्प वाले एरियाज में मिलते हैं बच्चों, ठीक है। और वो क्या कहलाते हैं, मिथेनोजेंस। जेनेसिस वर्ड का मतलब होता है प्रोडक्शन, तो इनको हमने मिथेनोजेंस क्यों बोला, क्योंकि ये मिथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं। किसका प्रोडक्शन करते हैं, मिथेन गैस का। CH4 पढ़ते हो ना बच्चों, तो मिथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं। ये कैसे करते हैं, मार्शी एरियाज में बच्चों आपको बहुत सारी CO2 का प्रोडक्शन मिलेगा और CO2 को ये मिथेन में कन्वर्ट कर देते हैं। यही मिथेनोजेंस बच्चों हर्बीवोरस एनिमल्स जो होते हैं, जैसे काऊ, बफेलो, जो घास फूस खाते हैं, उनके गट में भी आपको मिलेंगे, उनके स्टमक में भी मिलेंगे, उनको रूमिनेंट्स हम कहते हैं। और जैसे घोड़े वगैरह में बच्चों ये सीकम में मिलते हैं। क्यों, इन दोनों ही जगह पर इन हर्बीवोरस एनिमल्स में क्या होता है बच्चों, सेल्यूलोज का डायजेशन होता है। और अगेन वहां पर सेल्यूलोज के डायजेशन में भी ये मदद करते हैं और वहां पर भी ये मिथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं बच्चों। आगे बात समझ में, तो जो काऊ डंग होती है उसमें आपको बहुत सारे मिथेनोजेंस मिल जाएंगे, क्योंकि उसके गट में, और उसका जो एक्सक्रीटा है काऊ डंग का, काऊ का जो एक्सक्रीटा है दैट इज काऊ डंग, उसके साथ उसके गट में से निकल के काऊ डंग गोबर में भी आ जाते हैं। और इसीलिए बच्चों इस गोबर को हम यूज करते हैं विलेजेस के अंदर बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट में मेनली मिथेन का ही प्रोडक्शन होता है, 50% के आसपास मिथेन होती है ना। तो क्योंकि गोबर में मिथेनोजेंस होते हैं, तो वहां पर फिर हम क्या करते हैं कि एक वेल टाइप बना लेते हैं। पढ़ेंगे हम 12th क्लास में चैप्टर है बच्चों पूरा इसके ऊपर, माइक्रोऑप्सिन ह्यूमन वेलफेयर में, वहां पर पूरा बायोगैस प्लांट पढ़ेंगे। उसमें जो प्लांट्स का डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है वो डाल देते हैं, उसमें बहुत सारा सेलुलोज है। गोबर की स्लरी डाल देते हैं, उसमें मिथेनोजेंस हैं। ये मिथेनोजेंस और सेलुलोज को डाइजेस्ट करके क्या बनाते हैं, मिथेन बनाते हैं, प्लस कुछ और गैसेज निकलती है। सबका मिक्सचर क्या कहलाता है, बायोगैस कहलाता है, जिसको पाइप से गाँव में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है घरों में। वहां से वो अपना खाना बना सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं एज अ फ्यूल। आगे बात समझ में क्लियर है, ठीक है। तो ये तो आर्की बैक्टीरिया के 3 टाइप हो गए। नाउ ये जो आर्की बैक्टीरिया क्यों ये हार्श हैबिटेट में रह पा रहे हैं, ये हाईली एसिडिक पीएच भी झेल पा रहे हैं, हाई टेम्परेचर भी झेल पा रहे हैं। तो आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड दिस फीचर इज रिस्पांसिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशंस। इनका जो सेल वॉल एज वेल एज सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है बच्चों, ये बाकी के बैक्टीरिया से अलग होता है। जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम अभी देखे थे लास्ट लेक्चर में बच्चों, उसमें अपन ने देखा था, मैंने आपको बताया भी था कि जो बैक्टीरियल सेल वॉल है इन जनरल, मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया जो यू या ट्रू बैक्टीरिया होते हैं या यू बैक्टीरिया होते हैं, उनकी जो सेल वॉल होती है दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, जो कि एक तरह का कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है बच्चों, है ना। पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स में इसके बारे में। लेकिन ये जो आर्की बैक्टीरिया हैं, इनकी जो सेल वॉल होती है वो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स एज वेल एज कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड्स की बनी, यानी कि प्रोटीन्स प्लस कार्बोहाइड्रेट्स दोनों, वो भी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की बनी हुई होती है, जिसकी वजह से वो ज्यादा टॉलरेंट हो जाती है, रेजिस्टेंट हो जाती है हार्श कंडीशंस के अगेंस्ट। हार्श कंडीशंस को भी वो झेल सकती है, टॉलरेट कर सकती है बच्चों। आगे बात समझ में। सेल मेम्ब्रेन में भी डिफरेंस होता है बच्चों। इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें ब्रांच्ड चेन लिपिड्स, जो याद रखना चाहे रख सकता है, अब नहीं पूछा जाता, ब्रांच्ड चेन लिपिड्स ज्यादा होते हैं बच्चों। देन मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स सच एज काउज एंड बफेलोस। बच्चों रूमिनेंट एनिमल्स क्या होते हैं, देखो हर्बीवोरस एनिमल्स तो आप समझते हो जो घास फूस खाने वाले होते हैं, जो प्लांट्स पे फीड करते हैं, है ना। उनमें 2 टाइप होते हैं, रूमिनेंट्स एंड नॉन रूमिनेंट। ये बेसिक चीजें हैं बच्चों, नॉन रूमिनेंट्स, रूमिनेंट्स नॉन रूमिनेंट्स पता होनी चाहिए। रूमिनेंट हर्बीवोरस एनिमल्स उनको बोलेंगे, या रूमिनेंट हर्बीवोर्स उनको बोलेंगे जिनका स्टमक, स्टमक सब समझते हो, जिनका स्टमक 4 चेंबर्स में डिवाइडेड होता है। ये 4 चेंबर्स में आपको पढ़ा हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम में, रूमन, रेटिकुलम, ओमेजम, एरोमेजम।
हमारा नहीं है डिवाइडेड इन 4 चेम्बर्स में, है ना, लेकिन कुछ हर्बीवोरस एनिमल्स लाइक काऊ और बफेलो में होता है। तो ऐसे सिंपल वे में आप ऐसे याद रख सकते हो, वो हर्बीवोरस एनिमल जिनके स्टमक में रूमन नाम का चेम्बर मिलता है, RUMEN, उनको रूमिनेंट हर्बीवोर्स कहते हैं। रूमिनेंट हर्बीवोर्स में जो सेलुलोज का डायजेशन होता है वो रूमन वाले पार्ट में होता है, स्टमक के अंदर होता है। कुछ हर्बीवोर्स लाइक हॉर्स बच्चों, उनमें आपको ये जो 4 चेम्बर्स में डिवाइडेड या रूमन चेम्बर वाला जो स्टमक है वो नहीं मिलेगा, सिंपल स्टमक मिलेगा, लेकिन उनमें सीकम बड़ा होता है और वहां सीकम में सेलुलोज का डायजेशन होता है, वो कहलाएंगे नॉन रूमिनेंट हर्बीवोर्स। क्यों? उनके पास रूमन वाला स्टमक नहीं है। आगे बात समझो, तो हर्बीवोर्स इस तरह से 2 टाइप के होते हैं। तो जो रूमिनेंट हर्बीवोर्स हैं लाइक काउज एंड बफेलोज बच्चों, दे आर रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन। क्यों? क्योंकि उनमें भी यहां पर उनके स्टमक में आपको मिथेनोजेंस मिलेंगे, और ये मिथेनोजेंस वहां पर सेलुलोज का जब डायजेशन होता है तो वहां से मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, और इस कंसेप्ट को हम बायोगैस प्लांट में यूज करते हैं। अभी मैंने आपको समझा दिया था, बायोगैस प्लांट पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, 12th क्लास का चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का बच्चों। तो आई थिंक आर्के बैक्टीरिया में किसी तरह का कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। अब बच्चों, जो कार्ल लुईस का क्लासिफिकेशन था 3 डोमेन का, डोमेन आर्की, डोमेन बैक्टीरिया एंड डोमेन यूकेरिया बच्चों, तो आर्की में जो हमने पढ़ लिया आर्की बैक्टीरिया वो थे। अभी तो हम किंगडम मोनेरा के हिसाब से पढ़ रहे, किंगडम मोनेरा में तो सारे बैक्टीरिया एक साथ आ गए। अब कार्ल लुईस के 3 डोमेन सिस्टम की हम बात करें तो जो डोमेन बैक्टीरिया था उसमें अब जो रिमेनिंग हम बैक्टीरिया पढ़ेंगे वो सब दूसरे डोमेन में थे, यानी कि बैक्टीरिया वाले डोमेन में थे बच्चों। ठीक है, अब इनके बारे में बात करते हैं। अब इनमें इनको हम एक और नाम दे देते हैं यू बैक्टीरिया। यू वर्ड जहां भी आ जाएगा, EU, इसका मतलब होता है ट्रू, है ना, जो चीज वास्तव में रियल है। तो रियल बैक्टीरिया हम या ट्रू बैक्टीरिया इनको मानते हैं बच्चों। आर्की बैक्टीरिया को हम प्रिमिटिव बैक्टीरिया मानते हैं। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ रिजिड सेल वॉल, है ना, पेप्टाइडोग्लाइकेंस की, और इनके पास फ्लैजेला मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं। इनमें सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे साइनोबैक्टीरिया की, जिनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। इनके पास क्या होता है? क्लोरोफिल ए, और इसी की वजह से ये अपना जो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन है उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड की जगह H2O वाटर का यूज कर सकते हैं एज हाइड्रोजन डोनर, जिसके कारण से इनके फोटोसिंथेटिक रिएक्शन में क्या निकलती है? ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो बिल्कुल ग्रीन प्लांट्स की तरह काम करते हैं ये, जब ये अपना फोटोसिंथेटिक रिएक्शन करते हैं। तो बच्चे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है, समझा दिया है मैंने पहले भी। नाउ द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेल्यूलर, होते सिंगल सेल्ड हैं, लेकिन कॉलोनी के फॉर्म में या फिलामेंटस फॉर्म में भी मिल सकते हैं। हो सकता है सिंगल सेल ही हो लेकिन लंबी सेल हो फिलामेंट के फॉर्म में, या एग्रीगेट के फॉर्म में मिल सकते हैं, या सिंगल सेल्ड एक के बाद एक अरेंज हो तो फिलामेंटस फॉर्म में मिल सकते हैं। दोनों तरह के एनवायरनमेंट में मिल सकते हैं, एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल। मेनली एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक में भी दोनों तरह के जगह, दोनों तरह के हैबिटेट में मिल जाएंगे, फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन बच्चों। आगे बात समझ में, सी वाटर में मिलेंगे, फ्रेश वाटर में मिलेंगे। नाउ जो यदि कॉलोनियल फॉर्म में यदि ये होते हैं बच्चों, यदि कॉलोनियल फॉर्म में होते हैं तो दे आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीट। किससे सराउंडेड होते हैं बच्चों? एक स्लाइमी चिकनी लेयर आपको इनकी कॉलोनी के आसपास मिलेगी, जिलेटिनस शीट। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज। और बच्चों जिन वाटर बॉडीज में पोल्यूशन ज्यादा होता है, पोल्यूशन का मतलब क्या होगा? वहां पर जो लिविंग टिश्यू या ऑर्गेनिक मैटर है खाने पीने के लिए वो ज्यादा है। इसका मतलब एक तरह से इन बैक्टीरिया को फीड करने के लिए ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा मिल रहा है। जब ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा मिल रहा है फीड करने के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, तो इनकी ग्रोथ भी ज्यादा होगी। और जब ग्रोथ ज्यादा होगी तो क्योंकि इनकी कॉलोनीज भर भर के बनेगी अब उस वाटर बॉडी के अंदर जो पोल्यूटेड है, क्योंकि वहां इनके लिए न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा है इन द फॉर्म ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर। अब जब कॉलोनियल ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी तो कॉलोनी के आसपास क्या है? जिलेटिनस शीट है, और जिलेटिनस शीट यानी कि एक चिकनी शीट है। तो क्या होगा? उस वाटर बॉडी में एक लेयर बन जाएगी बच्चों इनकी, और इस जिलेटिनस शीट की वजह से जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो या ऑक्सीजन है वो पानी में डिसॉल्व नहीं हो पाएगी। तो उस वाटर बॉडी में जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनको सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, उनकी डेथ हो सकती है बच्चों, है ना। यहां पर इस चीज की, इस पॉइंट की ये सिग्निफिकेंस होती है। ठीक है, यहां तक आई थिंक कोई तरह का कोई डाउट नहीं है। चलो आगे बात करते हैं हम। Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called heterocysts, है ना। एग्जाम्पल है बच्चों नोस्टॉक और एनाबीना। तो बच्चों इनमें कुछ जो मोनेरा में कुछ मेंबर्स ऐसे भी होते हैं जो क्या कर सकते हैं, साइनोबैक्टीरिया में, ब्लू ग्रीन एल्गी में, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का मतलब क्या है?
यूटिलाइजेबल या यूजेबल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना। सिंपल याद रखना, जहां पर भी नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन बार बार आएगा बायोलॉजी में बच्चों, ठीक है, तो जहां जहां पर भी ये चीज आए कि भाई कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है, इसका मतलब वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ट्रैप करके नाइट्रोजन कंटेनिंग ऐसे कंपाउंड्स बना देता है जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स यूज कर सकते हैं, है ना। तो अब कैसे करते हैं, इनके पास कुछ स्पेशल सेल्स होती है, उनको हम हेटेरोसिस्ट्स कह देते हैं, सिर्फ इतना याद रख लो, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखना, इसका डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी में, आज के नोट्स में शायद किसी कारण से रह गया है, जो आपको अभी फाइनल नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स ऐप के ऊपर, अभी तो लेक्चर वाइज प्रोवाइड हो रहे हैं, उनमें वो डायग्राम इंक्लूड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल नॉस्टॉक एंड एनाबीना, और इसीलिए बच्चों ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से यूजेबल नाइट्रोजन कंपाउंड्स बना सकते हैं, इनको हम हमारे खेतों में भी यूज करते हैं, पर्टिकुलरली उन क्रॉप्स की ग्रोथ के दौरान जहां पर उन क्रॉप्स को नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है अपनी ग्रोथ के लिए। फॉर एग्जांपल राइस प्लांट, पेडी फील्ड्स बच्चों, वहां पर हम जब भी पेडी फील्ड्स में ग्रोथ करते हैं या फसल उगाते हैं, यदि हम चाहते हैं कि ग्रोथ अच्छी हो तो नाइट्रोजन ज्यादा चाहिए होगा, और उस नाइट्रोजन के अवेलेबिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए प्लांट को वहां पर कई बार ब्लू ग्रीन एल्गी की ग्रोथ को भी प्रमोट किया जाता है इन द फील्ड्स। नाउ ये बात होगी साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी की। अब हम बात करेंगे किसकी, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। समझा चुका हूं, केमिकल एनर्जी की मदद से अपना खाना बनाएंगे, रेडॉक्स रिएक्शन होता है, नाइट्राइट्स और अमोनिया का, वहां से जो एनर्जी मिलती है उसकी मदद से ये पूरा रिएक्शन करवाते हैं, 6CO2 + 12H2S 6H12O6 + 6H2O + 12S, है ना, ग्लूकोज बन गया, फिर उसका रेस्पिरेटरी प्रोसेस के थ्रू एटीपी प्रोडक्शन होता है। तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज, है ना, रेडॉक्स रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, किसको ऑक्सीडाइज करते हैं ये, इनऑर्गेनिक सब्सट्रेट्स को, सच एज नाइट्राइट्स एंड अमोनिया। देखो एक चीज का ऑक्सीडेशन होता है तो ऑब्वियसली किसी न किसी चीज का रिडक्शन होगा, इसलिए मैं रेडॉक्स रिएक्शन बोल रहा हूं, इनका ऑक्सीडेशन होता है, एंड यूज द रिलीज्ड एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। इनसे जो एनर्जी मिलेगी उससे पहले खाना बनेगा, डायरेक्ट एटीपी नहीं बनेगी बच्चों, और उस खाने में क्या बन रहा है, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से अल्टीमेटली फिर एटीपी बनती है। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर, क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स, आयरन, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, क्या कर रहे हैं बच्चों, इन जो कंपाउंड्स होते हैं, इन एलिमेंट्स को कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि उनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ये एक तरह से करते हैं, इस कारण से इन जो न्यूट्रिएंट, हम कह सकते हैं कि ये जो न्यूट्रिएंट्स है या एलिमेंट्स, इनकी जो साइक्लिंग होती है बच्चों एटमॉस्फेयर के अंदर, हम कहते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, नॉट एटमॉस्फेयर सॉरी, एनवायरनमेंट के अंदर, उसमें बहुत मदद करते हैं। मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इंटर कन्वर्ट करना जरूरी होता है यदि हम एनवायरनमेंट में या नेचर में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स और एलिमेंट्स का कंजम्पशन यानी कि यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं, तो और वो जो रिसाइकलिंग होती है उसमें इनका बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल होता है। तीसरी कैटेगरी हेटेरोट्रॉफिक ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, अभी हम बात करें बच्चों तो फोटोट्रॉफिक हमने देख लिया, साइनोबैक्टीरिया, कीमोटोट्रॉफिक अपन ने देख लिया, अब हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की हम बात करेंगे। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, द मेजोरिटी, सबसे ज्यादा जो होते हैं मोनेरा में वो हेटेरोट्रॉफ से होते हैं। इनमें भी मैंने शुरुआत में आज बोला था मेनली डीकंपोजर्स होते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे यूजुअली फीड करते हैं। मेनी ऑफ देम हैव सिग्निफिकेंट इंपैक्ट, और ज्यादातर ये हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं ये एज पैरासाइट्स भी आपको मिलेंगे, डिजीज कॉजिंग एजेंट्स भी मिलेंगे जैसे हमारे अंदर होता है। फॉर एग्जाम्पल निमोनिया, लंग्स का इन्फेक्शन होता है बच्चों, है ना, पढ़ते हो आप, फिर इंटेस्टाइन्स का इन्फेक्शन होता है बच्चों, साल्मोनेला, तो वो सब किससे हो रहा है, बैक्टीरिया से हो रहा है। ये सब किस कैटेगरी में आएंगे बच्चों, हेटेरोट्रॉफ्स की कैटेगरी में आते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया हम पढ़ते हैं, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा हम पढ़ते हैं बच्चों, कोराइनिबैक्टीरियम डिप्थीरी, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई टेटनस, अभी हम बात करेंगे आगे क्योंकि दे रखा है कुछ नाम इन्होंने। कुछ फायदे भी हैं, जैसे फायदे अपने को पता होने चाहिए, दूध से दही बनाना, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, कैसे आपने देखा होगा मम्मी को घर में कैसे दूध दही जमाया जाता है बच्चों, दूध को पहले थोड़ा सा गुनगुना गर्म करते हैं, उस वार्म मिल्क में हम थोड़ा सा अमाउंट ऑफ कर्ड डालते हैं, दही डालते हैं, फिर उसको ओवरनाइट रख देते हैं, सुबह आप देखोगे कि पूरा का पूरा वो जो गर्म दूध था वो दही में कन्वर्ट हो चुका है। कैसे होता है, वो जो हमने थोड़ा सा दही डाला था उसको हम इनोकुलम, हिंदी में जामन कहते हैं बच्चों अपन, तो वो जो जामन डाला अपन ने या जिसको हम इंग्लिश में इनोकुलम कहते हैं, उसमें क्या है, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, कौन से, लैक्टोबेसिलाई, लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करने वाले बेसिलाई बच्चों, और वो इतनी तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं कि पूरी रात में बहुत सारे लैक्टोबेसिलाई बन जाएंगे उस दूध में, और वो लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन करेंगे जिससे कर्डलिंग ऑफ मिल्क हो जाएगी और मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो जो यूजेज आपको यहाँ पर एनसीईआरटी ने दे रखे हैं उन यूजेज में काम आने वाले बैक्टीरिया या जिन बैक्टीरिया का रोल होता है वो हमें पता होना चाहिए। तो लैक्टोबेसिलाई तो किसमें, कर्डलिंग ऑफ मिल्क में। फिर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स में तो देखो बच्चों डिफरेंट बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोमाइसिस है, स्ट्रेप्टोकोकस है, अलग अलग बैक्टीरिया से अलग अलग एंटीबायोटिक्स मिलती है, वो यहाँ पर फिर लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स,
जैसे मटर का जो पौधा होता है लेग्यूम्स की कैटेगरी में आता है वो, तो उसकी जो रूट्स होती है बच्चों, वहां पर भी कुछ बैक्टीरिया मिलते हैं जो अगेन नाइट्रोजन यूटिलाइजेशन में मदद करते हैं प्लांट को। इसका एग्जाम्पल है राइजोबियम, याद रखना है। राइजोबियम बैक्टीरिया आपको मिलेगा लेग्यूम प्लांट्स की रूट्स में, जैसे मटर के पौधे की रूट्स में बच्चों, और वो इस मटर की रूट्स को, मटर के पौधे की रूट्स को क्या प्रोवाइड करता है? नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, जो प्लांट की ग्रोथ के लिए जरूरी होती है। ठीक है, आगे बात समझ में, तो एक तो ये याद रखो, लैक्टोबैसिलाई फॉर कर्डलिंग एंड राइजोबियम फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिर नुकसानदायक बैक्टीरिया के बारे में बात करी यहां पर। सम आर पैथोजेंस, पैथोजन वर्ड कई बार आएगा बच्चों बायोलॉजी में। पैथोजन का मतलब होता है हार्मफुल, हार्म करने वाला कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज अ पैथोजन, है ना। पैथोलॉजी का मतलब होता है अबनॉर्मलिटी, जेनेसिस का मतलब प्रोडक्शन, ऐसी कोई चीज, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे अंदर पैथोलॉजी प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि अबनॉर्मलिटी यानी कि डिजीज प्रोड्यूस कर रहा है, उसको हम पैथोजन कहेंगे। सो सम आर पैथोजेंस, पैथोजेंस का मतलब क्या होगा? डिजीज कॉजिंग होते हैं, कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स। सिर्फ हमारे अंदर नहीं, क्रॉप्स में भी डिजीज कर सकते हैं, दूसरे एनिमल्स में भी कर सकते हैं, हमारे पेट एनिमल्स में भी कर सकते हैं। कुछ डिजीजेस के एग्जाम्पल दे रखे हैं बच्चों, फॉर एग्जाम्पल कोलेरा। अब ये डिजीज किस किस बैक्टीरिया से होते हैं, ये नाम हमें पता होने चाहिए। कोलेरा किससे होता है बच्चों? विब्रियो कोलेरी, किससे होता है? विब्रियो कोलेरी। ठीक है, नाम याद रखना है। कोमा शेप का होगा, कैसा होगा? मोनोट्राइकस, एक एंड पे एक फ्लैजेला। टाइफॉइड किससे होता है? अगेन बैक्टीरिया का नाम पता रखना है, साल्मोनेला टाइफी, पेट का इंफेक्शन है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। टेटनस, क्लोस्ट्रीडियम, टेटनस इन्फेक्शन किससे होता है? कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है? क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई, क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई। सिट्रस कैंकर किसकी वजह से होता है? ज़ैंथोमोनास, ज़ैंथोमोनास सिट्राई, किसकी वजह से होता है? ज़ैंथोमोनास सिट्राई। तो ये जो 4 डिजीजेस के नाम दे दिए हैं, इनके डिजीज कॉजिंग एजेंट पता होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही बनता है नीट में। एनसीईआरटी कह देती यार हमने डिजीजेस बताए थे, तुम्हें पता करना चाहिए था, और क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से माना जाएगा, क्योंकि नाम दे दिया है कोलेरा डिजीज, पता होना चाहिए। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से 12th में आता भी है ये सारी चीजें, कुछ चीजें इनमें से तो ये पता होना चाहिए कुल मिलाकर। अब रिप्रोडक्शन की बात करें तो दोनों तरह से मिलेगा, असेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड दोनों मिलता है किंगडम मोनेरा में, ध्यान रखना बच्चों। डिटेल अब आपसे नहीं पूछी जाती है। असेक्सुअल में मेन मेथड आपको क्या याद रखना बच्चों? फीजन, है ना, क्या लिखा हुआ है? फीजन। जनरली बाइनरी फीजन से मल्टीप्लाई करते हैं, फास्ट मेथड होता है। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस दे प्रोड्यूस स्पोर्स, अपने आसपास टफ कवरिंग बना लेते हैं। जनरली उस केस में इनका नंबर नहीं बढ़ता, वो एक तरह से मिसनोमर, मतलब हम ये कहना थोड़ा गलत होता है कि जो एंडोस्पोर फॉर्मेशन उसको हम कहते हैं, कि जो स्पोर फॉर्मेशन होता है बैक्टीरिया में, इसको मल्टीप्लिकेशन का मेथड या रिप्रोडक्शन का मेथड ना माना जाए, क्योंकि उसमें बस वो सर्वाइव कर रहा है अनफेवरेबल कंडीशन को। फेवरेबल कंडीशन आते हैं वो स्पोर कोट हट जाएगा, लेकिन अंदर मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, बैक्टीरिया एक का एक ही रहेगा। ठीक है, दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर, है ना, इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेशन। आप सिर्फ नाम याद रख लो कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बच्चों, वो 3 तरीके से हम कहते हैं कि हो सकता है बैक्टीरिया के अंदर। एक होता है कॉन्जुगेशन, एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन, और तीसरा होता है बच्चों ट्रांसडक्शन। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपसे सिर्फ इतना नाम भी याद रख लेना आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, आपका क्वेश्चन नहीं अटकेगा। और इनमें से जैसे कुछ, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन की हम बात करेंगे, ट्रांसडक्शन की बात करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, जो 12th का चैप्टर है उसकी सही जगह पर, अभी नहीं समझना हमें, अभी जरूरत नहीं है इस चीज की। ठीक है, ये बात हो गई सारे बाकी के यू बैक्टीरिया की। अब हम बात करेंगे एक और मेंबर की किंगडम मोनेरा में जो आता है, दैट इज माइकोप्लाज्मा। इसको अलग से क्यों लिखा गया है? क्योंकि ये सबसे अलग है ना। तो सबसे अलग क्यों है बच्चों? द माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिजम्स दैट कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल। सारे मोनेरन्स में, सारे बैक्टीरिया में आपको सेल वॉल मिलेगी, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, दे लैक सेल वॉल, इनमें सेल वॉल नहीं होती है, और इसीलिए अपना शेप भी चेंज कर सकते हैं। और क्योंकि लगातार शेप चेंज कर सकते हैं, इसीलिए इनको जोकर ऑफ दिस किंगडम भी बोला जाता है कई बार। आगे बात समझ में है ना, वो क्योंकि गुलाम मंडी सोमरसॉल्टिंग करता है ना जोकर सर्कस में, तो बिकॉज ऑफ देयर रेगुलर एबिलिटी टू चेंज देयर शेप, दे आर आल्सो नोन एज जोकर्स ऑफ द मोनेरा किंगडम।
सबसे छोटे लिविंग सेल्स हैं जो हम जानते हैं, जिनके बारे में दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये एनारोबिक कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं बच्चों। जो आर्के बैक्टीरिया हमने पढ़े थे ना बच्चों, दे आर ऑब्लिगेट एनारोब्स, उनको तो ऑक्सीजन की जरूरत होती ही नहीं है, सारे के सारे एनारोब्स होते हैं, ये दोनों कंडीशन में रह सकते हैं, ऑक्सीजन एज वेल एज विदाउट ऑक्सीजन बच्चों। काफी माइकोप्लाज्मा जो है वो डिजीज कॉजिंग भी होते हैं, बोथ इन एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स। आगे बात समझ में, तो किंगडम मोनेरा में एनसीईआरटी का तो हर पॉइंट अपन ने कवर कर ही लिया है बच्चों। देखो यहाँ पर जो है, या आपको एक तरीका जो अपन ने बात करता ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ट्रांसफर ऑफ डीएनए, वो एक तरीका यहाँ पर बता रखा है, कॉन्जुगेशन का जो तरीका है वो बता रखा है, जो बता रहा था कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जो जेनेटिक मटेरियल उसका ट्रांसफर होता है, ठीक है। खैर वो आपसे पूछा नहीं जाएगा, डायग्राम जरूर याद रखना, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो कर रहा है किंगडम मोनेरा में, पता होना चाहिए आपको। हाँ, तो किंगडम मोनेरा में एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स को समझ लिया, अच्छे से डिकोड कर लिया है, आई थिंक याद भी हो गए होंगे, नहीं हुए तो एक बार वापस घर पे रिवीजन करें, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर भी आप देख सकते हो वीडियो को। नोट्स अपलोड हो रखे हैं ऑलरेडी, ये सारे के सारे पॉइंट वाइज नोट्स आपकी कोर्स के अंदर मिल जाएंगे, आप वहां से उनको डाउनलोड कर सकते हो। जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स में लिखाता हूँ बच्चों, आपको भी अपने नोट्स के अंदर नोट डाउन करना है, सारी की सारी चीज़ें रेडीमेड देंगे अच्छी बात नहीं है, आप खुद जब तक पेन नहीं चलाएंगे तो थोड़ी सी दिक्कत रहती है, थोड़ा बहुत पेन चलाना भी जरूरी है। एक्स्ट्रा पॉइंट्स को खुद नोट करें, याद करें बच्चों चीज़ों को, ठीक है। जो एडिशनल पॉइंट्स हैं जितने पूछे जाने की संभावना है इस टॉपिक के अंदर, वो सब मैंने आपको बता दिया। हर टॉपिक के अंदर जो जो भी एडिशनल पॉइंट्स रिक्वायर्ड होंगे, जितना हमें एनसीईआरटी के बाहर जाने की जरूरत होगी, मैं खुद आपको बता दूंगा, आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं है। जितना आपको दे रहे हैं वो मोर देन सफिशिएंट मटेरियल है, जितना पढ़ा रहे हैं वो मोर देन सफिशिएंट है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस भर भर के दिए जाएंगे, अभी एक सेट दिया है, 2 महीने बाद एक सेट और देंगे। हर चैप्टर के हम 300 400 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, भर भर के खूब प्रैक्टिस करो। जितना अच्छे से पढ़ोगे बच्चों, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, थ्योरी जितनी बार रिवाइज करोगे, सिलेक्शन के चांसेस उतने बढ़ जाएंगे। मैं भी चाहता हूं कि भाई जैसे मेरा एक अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ, आप लोगों का भी एक अटेम्प्ट में सिलेक्शन। ठीक, आगे बात समझ में। सो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर फ्रॉम माय फ्रेंड, मेंटर एंड मोटिवेटेड डॉक्टर अंशुमन, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।